गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या अध्ययन किए थे। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग चौथे चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, इस चैप्टर में जो था हम लोग जनजातियों का सांस्कृतिक प्रस्तावना को पढ़ चुके थे। इसके साथ ही हम लोग जनजातियों के सामाजिक परिदृश्य हार्स्कोविट्ज और दुर्खिम महोदय का देखे थे, और साथ ही हम देखे तो जनजातीय सामाजिक संगठन को देखे थे, जिसमें हम लोग परिवार, विवाह, नातेदारी, गोत्र व्यवस्था और वन समूह, साथ ही युवा गृह, है ना, ये संगठन देखे थे। और इसके साथ ही जनजातीय समाज के स्त्रीकरण। ठीक है, स्त्रीकरण में हम लोग अध्ययन किए थे लिंग भेद, आयु भेद, नेतृत्व, लीडरशिप और स्त्रियों की परिस्थिति। और इसी परिस्थिति में हम फिर देखें तो स्त्रियों के प्रति पुरुषों को वास्तविक व्यवहार क्या होता है उसको भी अध्ययन किए थे। और आर्थिक जीवन में जनजातीय स्त्रियों का सहभाग। ठीक है, तीसरा हम लोग देखे थे वैवाहिक जीवन से मिलने वाले अधिकार को देखे थे। और लास्ट टॉपिक जो था हम लोग पिंडी गठन के द्वारा जो बताया गया था सामाजिक संस्कृति और आयोजनों में महिलाओं का योगदान, इस टॉपिक पे हम लोग बात किए थे। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक हम लोग का है जनजातियों का सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, अर्थात कल्चरल प्रोफाइल ऑफ ट्राइब्स। तो आज की क्लास को चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तो हाँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जो घंटी का निशान होता है रेड कलर का उसको, ताकि प्रत्येक दिन तो क्लास चलता ही है जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग अपने मित्रों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, कहता है कि जनजातीय संस्कृति जो है जनजातीय जो संस्कृति है इसकी संरचना, जनजातीय संस्कृति की संरचना का संबंध व्यवहार, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार के उन सभी नियमों तथा संस्थाओं से है जो जनजातीय लोगों के एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के प्रशिक्षण देता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो जनजातीय संरचना मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा ढांचा जिसमें रहकर हमें सभी कार्यों को करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक ऐसा संस्था जिसमें जनजातीय लोगों को विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए क्या करता है, प्रशिक्षण देता है, सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अर्थात एक उदाहरण के रूप में संस्कृति का संबंध समुदाय के उन सभी भौतिक और अभौतिक विशेषताओं से है जिसका विकास मनुष्य अपने ज्ञान और समुचित अनुभव के आधार पर करता है। जो संस्कृति है उसकी भौतिक और अभौतिक विशेषताओं से जो है विकास करता है और ज्ञान का समुचित अनुभव का आधार पर करता है। किसका? अपनी संस्कृति का विकास करता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पे कहता है कि संस्कृति का संबंध मूल रूप से कुछ विश्वास, व्यवहार के तरीकों, ठीक है, कलात्मक रुचि और लोक गाथाओं के अनुसार परिवार और समुदाय के में व्यक्ति का समाजीकरण होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाजीकरण होता है, आप लोग पहले फर्स्ट ईयर में पढ़े थे समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो जनजाति है उनकी कलाओं द्वारा, कलाकृति, ठीक है, इसके साथ ही जो इनकी लोक गाथा होती है, लोक गाथा मतलब लोक कथा, ठीक है, उस लोक कथा के द्वारा वो अपने समाज के समाजीकरण करते हैं, अपने व्यक्तियों का समाजीकरण करते हैं।
ये हमारे समाज में इस प्रकार की संस्कृति है, इसे अडॉप्ट करना है, इसे सीखना, इसी के अनुसार हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। ठीक है, कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझना आवश्यक है कि कौन कौन सी संस्कृति है। तो देखिए, पहला बता रहा है धार्मिक विश्वासों की भिन्नता, अर्थात धार्मिक जो विश्वास है उसमें भी भिन्नताएं हैं। कहता है कि धार्मिक विश्वासों की भिन्नता में कि जनजाति जो है, ठीक है, इनकी संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, लेकिन जनजातियों में धार्मिक विश्वास बहुत विविधता देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि इनके जो धर्म है इसमें बहुत अधिक भिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें देखें तो धर्म के सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार की तुलना में अनुभविक आधार अधिक महत्वपूर्ण करते हैं। मतलब कि यदि हम सैद्धांतिक देखें, ठीक है, या अनुभव देखते हैं, तो इससे अधिक महत्व जो है जो धार्मिक है, धार्मिक सैद्धांतिक और दार्शनिक, इसमें सबसे अधिक महत्व रखता है अनुभविक। कितना यह जो है अनुभविक है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो जनजातियों में धार्मिक विश्वासों की प्रकृति क्षेत्रीय अथवा स्थानीय रूप में देखने के लिए मिलता है, अर्थात ये बहुत हद तक प्रकृति और स्थानीय स्वरूप में हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अर्थात जनजातीय धार्मिक विश्वासों में प्रकृति शक्ति के प्रति विशेष श्रद्धा और भय का मिश्रण देखने को मिलता है। अर्थात जनजाति जो है उनमें प्राकृतिक शक्ति, अर्थात जो प्रकृति है उसकी शक्ति और श्रद्धा और भय का जो है मिश्रण हमें देखने के लिए मिलता है इनमें। अर्थात भिन्न भिन्न जनजातियों में जो है हम देखें तो आत्मा, माना, बोंगा, जीववाद संबंधित तरह तरह के विश्वासों की प्रधानता है। अर्थात ये जो है ना जनजातियों में आत्मा को भी मानते हैं, माना को भी मानते हैं, बोंगा को भी मानते हैं और जीववाद को भी मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ जनजाति जो है आत्मावाद को मानते हैं और माना जो है यह भी एक धार्मिक आधार ही है। जिस तरह से हम लोग ईश्वर को बोलते हैं ना, ईश्वर, उसी प्रकार से जनजातियों में माना है और बोंगा एक जीव है जिसको पूजा आराधना करते हैं, और जीववाद मतलब कि इनका यह मानना कि हर वस्तु में जो है वह जीव का हमें देखने के लिए मिलता है, जीव में जो है धर्म। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो धार्मिक विश्वासों में प्रकृति शक्तियों की प्रधानता होने के कारण जनजातियों में जनजातीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के वृक्ष, पौधों, पहाड़ों, नदियों, अलौकिक संबंधित मानकर उनकी पूजा उपासना करने का प्रचलन है। अब जानते होंगे कि जनजाति हो या जाति हो, सभी में वृक्षों की भी पूजा की जाती है, पौधों की भी पूजा होती है। वृक्ष मतलब बहुत बड़ा विशाल जो होता है, जैसे हम देखें तो बरगद का, पीपल का, ठीक है, और पौधा मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे देखें तो आंवला का पौधा, केला का पौधा, ठीक है। तो इन जो पौधे होते हैं उनको भी पूजा होती है, उपासना करते हैं। और पहाड़ों का भी पूजा होता है। क्यों? जैसे हम देखें तो पहाड़ में जो देवी देवता निकलते हैं, पत्थर होते हैं, उनको भी पूजा होता है। आप देखे होंगे कि गांव का जो बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पे सियान जिसको बोलते हैं, उस सियान पे क्या होता है, बहुत सारे पत्थर रखे होते हैं। उस पत्थर को भी क्या करते हैं, व्यक्ति प्रणाम करके पूजा उपासना करके ही आगे प्रस्थान करता है। साथ में हम देखें तो नदियों का भी पूजा होता है ना, जैसे गंगा है, गोदावरी है ना, नर्मदा है, ये हमारे देश की पवित्र नदियों में से मानी जाती है, इनको भी पूजा करते हैं, ठीक है। और इनको अलौकिक शक्ति मानकर जो है ना, इनकी पूजा आराधना करते हैं। जनजातीय धार्मिक में हम देखें, जनजातीय धार्मिक विश्वासों में जादू टोना संबंधी क्रियाओं को अभी एक विचित्र मिश्रण देखने के लिए मिलता है। अर्थात जनजातियों में जादू टोना भी है, भूत प्रेत भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, सभी का मिश्रण हमें इनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अर्थात ये जो जनजाति है ना, जनजातियों में भूत प्रेत का भी विश्वास किया जाता है।
जनजातियों में हम देखिए तो विश्वासों की कमी नहीं है, जो विश्वास है वो पूर्ण रूपेण होता है, ठीक है। और आग जलाने से उठने वाले धुआं के प्रभाव से आकाश में बादल छा जाएंगे तथा पहाड़ से पत्थर गिरने और गड़गड़ाहट होने से आसमान में भी बादल गरजने लगेंगे। मतलब इनका ये मानना है, मतलब कि बहुत अधिक विश्वास है कि यदि हम नीचे मतलब जमीन पे धुआं करेंगे तो आकाश में क्या होगा, बादल बन जाएगा और उस बादल से क्या होगा, वर्षा होगी। इसके साथ ही इनका ये मानना है कि पहाड़ के जो पत्थर होते हैं उस पहाड़ के पत्थर को यदि हम लुढ़काते हैं, मतलब वहां से पुश करते हैं, नीचे ढलंकर आता है तो गड़गड़ाहट की आवाज होगी, और ये गड़गड़ाहट की आवाज यदि होगी तो बादल होगा और बादल से वर्षा होगी, ठीक है। इनकी ये मान्यता है कि जनजातीय समाजों में पुजारी की तरह झाड़ फूक करने वालों को ओझा को भी विशेष सम्मान दिया जाता है, ठीक है। अर्थात जो झाड़ फूक करते हैं, जो ओझा होते हैं, उसे भी विशेष सम्मान दिया जाता है, मतलब विशेष रूप से जो है उनका सम्मान मिलता है। जिस तरह से हम देखें तो हमारे समाज में क्या है, ब्राह्मण है ना, थोड़ी बहुत पूजा कर दी तो तुरंत जिस घर में गए उसका चरण पखारते हैं, मतलब चरण धोते हैं, तो विशेष जो है उनको सम्मान मिलता है। तो आप लोग देखिए, समझ में भी आया होगा कि जनजातियों में जो है धार्मिक विश्वासों में बहुत अधिक भिन्नता देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका टोटमवाद, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जनजातियों के सांस्कृतिक परिवेश में टोटम का एक विशेष स्थान है। अर्थात ये मान्यता है उनकी कि टोटम जो है एक ऐसा जीवधारी या निर्जीव पदार्थ है जिससे एक समूह अपना अलौकिक और रहस्यमय संबंध मानता है। अर्थात ये टोटम से जो है अपनी उत्पत्ति मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है टोटम के द्वारा ही हुई है, और इस टोटम को जो है वह क्या करते हैं, अपनी आगे की विकास को भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। अर्थात उनकी जो प्रगति होती है, उनके घर परिवार जो चल अचल संपत्ति में जो प्रगति आती है, ये टोटम की वजह से ही मानते हैं। अर्थात इसमें एक अलौकिक और रहस्यमय संबंध मानते हैं। हावेल जो है इस टोटम में बताते हैं, हावेल, ठीक है, कि टोटम एक ऐसा पदार्थ, पशु अथवा पौधा है जिसके प्रति एक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं तथा अनुभव करते हैं कि टोटम और उसके बीच एक विशेष भावनात्मक संबंध है, ठीक है। टोटम जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम देखें तो पशु और पौधा एक प्रति, मतलब एक समुदाय होता है ना जो जनजातियों का, उसमें विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उनकी भावनाओं जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। अर्थात अधिकांश जनजाति हम देखें तो कोई ना कोई टोटम होता है, मतलब सभी जनजातियों का जो है टोटम होता ही है। अर्थात सभी जनजाति का अपने टोटम होता है और उसी टोटम के अनुसार वो अपना कार्य करते हैं और उस टोटम को बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, पवित्र मानते हैं, टोटम को अपना पवित्र मानते हैं और टोटम की प्रकृति अपने शरीर पर गुदना, टोटम जो है टोटम को गुदना और पवित्र मानते हैं, गुदना गुदवाते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे जो जनजाति होती हैं उनके शरीर पे जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार के आरेख देखे होंगे, चित्र देखे होंगे, तो ये जो आरेख होता है या जो चित्र होता है उसे गुदवाते हैं, वो अपने टोटम होता है तथा अनेक अवसरों पर जो होते हैं उनकी पूजा और उपासना करते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न जनजातियों की जो है टोटम अलग अलग होते हैं। टोटम को किसी भी तरह का हानि पहुंचाने से पूरे समूह का जीवन में कोई विपत्ति आ सकती है, इसीलिए जो है वो अपने टोटम के किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते। टोटम मतलब कि एक ऐसा वस्तु जिसके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई, जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे जो गोत्र होते हैं, सभी जातियों में बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना गोत्र से उत्पत्ति मानते हैं। लगभग हम देखें तो बहुत प्रकार के हर समुदाय की अपनी अपनी अलग अलग गोत्र होती है, उसी गोत्र से वो अपना उत्पत्ति मानते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम देखें तो जनजातियों में जो है जनजाति में टोटम के द्वारा अपना उत्पत्ति मानते हैं और उस टोटम की पूजा आराधना करते हैं,
जब भी कभी पूजा अवसर आते हैं, ठीक है, पूजा पाठ के अवसर, उसमें जो है अपने टोटम का आराधना करते हैं, ठीक है। और टोटम की प्रसन्नता से इच्छा सफलता मिलती है, अर्थात यदि इनका मानना है कि टोटम यदि हमारा खुश है तो हमारे सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, ठीक है, जो भी कष्ट होगा वो सब कष्ट दूर होगा। लेकिन यदि वही हमारा टोटम गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो बहुत अधिक हानि होगी। कहता है कि कोई व्यक्ति टोटम से संबंधित नियमों का उल्लंघन करता है तो समूह में उसका निंदा के साथ साथ दंड भी दिया जाता है। यदि कोई अपने टोटम को निंदा करता है या उसे हानि पहुंचाता है, उसके नियमों को उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है व्यवहार के निषेध। व्यवहार के निषेध, व्यवहार के निषेध कहने का तात्पर्य है कि जनजातीय समाज में, जनजातीय संरचना में व्यक्ति के व्यवहारों को नियमन करने वाले निषेधों का विशेष स्थान है। अर्थात जो जनजाति होते हैं उन जनजातियों में अपने व्यवहार को नियमित किया जाता है, अर्थात निषेध भी लगाया जाता है। जैसे हम देखें तो पिंडी का दंड महोदय ने उन्होंने बताया कि निषेध की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि निषेध व्यवहार संबंधी कुछ विशेष प्रकार का प्रतिबंध है जो ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके उल्लंघन कर अलौकिक शक्ति के द्वारा व्यक्ति को स्वयं को दंडित किया जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ हमारे व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार के तहत जो है हमें निषेध किया जाता है। जैसे हम देखें तो जो दामाद होता है और सास होते हैं, ठीक है, और जो छोटी बहू और उसके पति का बड़ा भाई, दोनों का बीच का रिलेशन जो होता है वो दूरियां वाली होती है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से, है ना, इनके प्रकृति अलिखित और मौखिक होता है और तथा वंश परंपरा द्वारा सीखे हुए एक पीढ़ी से आगे बढ़ती हुई मिलती रहती है। अर्थात ये जो है कहीं आपको अलिखित मिलेगा, मतलब लिखित कहीं नहीं मिलेगा, अलिखित रहेगा और मौखिक रूप से रहेगा, और ये वंश परंपरा के आधार पर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे स्थानांतरित होती जाती है, ठीक है। यदि हम देखें तो इनकी जो निषेध व्यवहार है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला टोटम निषेध, दूसरा वैवाहिक निषेध और तीसरा सामाजिक निषेध, ठीक है। यदि हम टोटम निषेध को देखें तो टोटम निषेध का तात्पर्य है जो है, टोटम निषेध का तात्पर्य उन सभी नियमों से है जो व्यक्ति को अपने टोटम को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाते हैं। अर्थात बताया ना, टोटम जो होता है वो अपने उत्पत्ति मानता है, तो उससे किसी भी व्यक्ति को अपने टोटम का जो है हानि नहीं पहुंचाना। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिनका केकड़ा टोटम है, ठीक है, किन्हीं का भैंस टोटम है, और किन्हीं का देखे तो पक्षी टोटम है, और किन्हीं का जानवर जैसे हम देखें तो पशु है ना, वो भी टोटम है। तो इनको जो है हानि पहुंचाना नहीं होता है, जिसको हम लोग टोटम निषेध कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि मान के चलिए हम यदि किसी अपने भगवान को मानते हैं, हनुमान जी के मानते हैं, तो क्या हनुमान जी के मूर्ति को हम तोड़ेंगे? यदि तोड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? हमारे ऊपर दंड लगाया जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि अपने टोटम को, जो अपने आराध्य है, जिसको हम पूजा अर्चना करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। वैवाहिक निषेध है। वैवाहिक निषेध का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने समूह के अंदर तथा समूह के बाहर विवाह करने के लिए नियम का पालन करना आवश्यक होता है ना। जैसे विवाह निषेध है, विवाह निषेध में क्या कहता है कि हम अपने जाति में विवाह कर सकते हैं, लेकिन बाहरी समूह में, बाहरी जाति में विवाह नहीं करना। ऐसा ही जनजातियों में भी होता है कि जिस जनजाति के लोग हैं वे लोग अपने ही जनजाति में विवाह करते हैं, ठीक है, बाहरी में नहीं। यदि बाहरी में करते हैं तो उनको क्या किया जाता है? मना किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। इसीलिए कहता है
निषेधात्मक। ठीक है, मतलब ऐसा व्यवहार जो निषेधात्मक हो। दूसरा कहता है सामाजिक निषेध। सामाजिक निषेध में क्या होता है कि जो निकट के रक्त संबंधों से यौन संबंध स्थापित न करे, कुछ विशेष पदार्थों का स्पर्श न करने अथवा आचरण के पवित्र नियमों का उल्लंघन न करने से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक निषेध मतलब कि जो रक्त संबंध से जुड़े हुए जो रिलेशन है वो आपस में यौन संबंध स्थापित ना करें। जैसे हम देखें तो पिता पुत्री का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, तो ऐसे स्थान पे जो है विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, यह सामाजिक कभी मान्यता नहीं देती। यदि ऐसा कोई करता है तो समाज में उसे क्या होती है, बहुत अधिक भत्सना होती है। ठीक है, आलोचना होता है। रेडकिल ब्राउन है जो है उन्होंने बताया है, रेडकिल ब्राउन महोदय जो है उन्होंने विमुखता का सिद्धांत दिया। ठीक है, विमुखता का सिद्धांत इन्होंने दिए, अर्थात जनजाति की संस्कृति में जनजाति की संस्कृति में व्यवहार संबंधी निषेध इसलिए महत्व है क्योंकि पारस्परिक संबंध की संभावना कम हो, मतलब कि पारस्परिक जो एक दूसरे से जो रिलेशन है वो कम हो सके। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो भसुर होते हैं और छोटी बहू, तो दोनों के बीच का जो संबंध होता है ना वो दूरियां होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ हम देखें तो जो बहू होती है और ससुर होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है दूरियां होना चाहिए, विमुखता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम देखें तो जो दामाद होते हैं और सास होती है उसकी, है ना, उनके बीच का रिलेशन जो होता है वो थोड़ा दूरियां होनी चाहिए, और नहीं तो क्या हो सकता है, यौन संबंध स्थापित हो सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये बताया जाता है कि निषेध है दोनों को आपस में एक जगह मतलब आमने सामने आना, और कभी आते नहीं है। नेक्स्ट है जनजातीय कला की प्रकृति। ठीक है, अर्थात नेचुरल ऑफ ट्राइबल्स आर्ट। जैसे हम देखते हैं कि कला और संस्कृति तथ्य, कला और संस्कृति तथ्य है जिसका संबंध उन सभी व्यवहारों और विचारों और कार्य करने के तरीका से है जो मानवीय जीवन का सौंदर्य तथा यथार्थ के बीच समन्वय करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्कृति है, कला है, ये इनके विचार, व्यवहार, ठीक है, और सौंदर्य के बीच का समन्वय मतलब जोड़ने का एक आधार है। जनजातीय कला बहुत परंपरागत और सरल जादू टोना का प्रक्रिया से युक्त है। ठीक है, मतलब कि जो जनजातीय कला है, परंपरागत है, वो काफी सरल है और जादू टोना से क्रिया युक्त होती है। मतलब जादू टोना का इनके जीवन में काफी हमें देखने के लिए मिलता है। आदिवासी कला चाहे रेखाओं हो, चित्र के रूप में हो, या संगीत हो, नृत्य हो, इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र संबंधी सांस्कृतिक भौगोलिक दशाओं का समावेश है। अर्थात आप देखे होंगे कि जनजातीय जो लोग होते हैं उनके घर के समक्ष जो घर होता है उनके दीवार पे अच्छे अच्छे चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो संगीत होता है, नृत्य जो होता है, वो भी एक विशेष क्षेत्रीय होता है। अर्थात क्षेत्रीय आधार पर इनकी जो ड्रेस होता है वो अलग होता है, जो इनकी गायन होते हैं वो अलग होता है। ठीक है, अर्थात भौगोलिक दशा में जो है अलग अलग समावेश हमें देखने के लिए मिलती है। जनजातियों में हम देखें तो पत्थर, लकड़ी, हाथी के दांत, हड्डी, ठीक है, धातु पर की जाने वाली नक्काशी का स्तर इतना उच्च है कि जनजाति कला का अर्थ पिछड़े हिंदू नहीं कहा जा सकता। मतलब इनका जो नक्काशी करते हैं पत्थर के ऊपर, लकड़ी के द्वारा बनाते हैं, ये काफी डेवलप है, काफी विकसित है। इन्हें हम पिछड़ा हिंदू नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कला है ना बहुत आगे है। ठीक है, भारत में जनजातीय कला का रूप बहुत प्राचीन है, मतलब बहुत पहले से जो ना यहाँ की कला है वो हमें देखने के लिए मिलती है। इन कलाओं में हम देखें तो बहुत अधिक उपयोग कौन करते हैं, तो भील है, गोंड है, संस्थाल है,
ठीक है। और इनमें हम देखें तो मूर्ति, कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करते हैं और देवी देवता के रूप में मान्यता देने के लिए किया जाता है, अर्थात जो देवी देवता का जो स्वरूप है उसका भी जो है सौंदर्यीकरण यही लोग करते हैं। जो जनजातीय महिला हैं उनके वेशभूषा, शारीरिक अंग सज्जा, साज सज्जा, केश सज्जा, शरीर पर गुदना गुदवाना, एक इनकी क्या है, कला ही है। आप देखेंगे बहुत सारे महिलाएं जो क्या करती हैं, अपने जो हेयर होता है, जो बाल होता है, उसको भी भिन्न भिन्न तरह से उसका डिजाइनिंग करके बांध देते हैं। इनकी जो वेश होता है ना, मतलब वेशभूषा मतलब ड्रेस जो है, गारमेंट्स है, वो भी अलग देखने के लिए मिलता है। शरीर पर गुदना गुदवाते हैं, तो ये भी अलौकिक हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट जो है जनजातीय गाथाएं। गाथाएं अर्थात जनजातीय गाथाएं मतलब होता है कि इनकी पौराणिक कथा, ठीक है। इनकी जनजातीय गाथाएं मतलब होता है कि आदिवासियों को पौराणिक कथाएं, कहने का तात्पर्य पौराणिक मतलब बहुत पुराना, ठीक है। गाथाओं का तात्पर्य कहानी, वृतांत को समझा जा सकता है कहानी के द्वारा, ठीक है। कहते हैं कि ये मौखिक रूप से आदिवासी प्रकृति, सृष्टि और देवी देवताओं के अस्तित्व का संबंध स्पष्ट करता है। मतलब मौखिक रूप से जो होता है वो अपनी इस चीज को, अपनी गाथाओं का, अपनी कथाओं का लोगों को सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। इनका तात्पर्य है कि गाथाओं में पशु पक्षी विभिन्न प्रकृति तथा मनुष्यों के समान बोलकर लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी कथा के माध्यम से अपने बारे में बताते हैं, एक जीव के, एक पशु की, एक पक्षी की कहानी बताते हैं, ठीक है। अर्थात जनजातीय समुदाय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ठीक है, किस गोत्र से है, इनकी बात, इन सभी चीजों को कथा के माध्यम से लोगों को बताते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए बताया गया है, बताते हैं, एक कथा बताता है कि एक गाथा है कि एक कमार जनजाति होते हैं, ठीक है। एक कमार जनजाति है, उनका एक कथा का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है, उदाहरण के रूप में बताया गया है कि भगवान महादेव एक बार पागल सियार पर इतना क्रोधित हो गए, ठीक है, कि उन्होंने अपनी गौन के संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने का आदेश दे दिया। अर्थात जो शिव थे क्रोध हो गए एक पागल सियार की वजह से, और उन्होंने अपने जो दूत थे, उनके जो उनके सहयोग करने वाले असिस्टेंट थे, हेल्पर थे, है ना, उनको आदेश दे दिए कि पूरे सृष्टि को नष्ट कर दो। और जब ये ऑर्डर मिला तो वहीं पे एक बुढ़िया थी, ठीक है, जनजाति बुढ़िया, महादेव के क्रोध की भनक मिल गई, मतलब उसको पता चल गया और उसने जल्दी से अपने पति को इसकी सूचना दी और दोनों ने बहुत शीघ्रता से एक साथ नाव बनाकर उस पर लगभग 12 वर्ष तक खाने के सामान रखकर पानी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब 12 वर्ष तक जो है ना, ये दोनों पति पत्नी नाव पर रहे। और 12 वर्ष के बाद, मतलब इनका मान्यता, एक ऐसी कथा है कि 12 वर्ष के बाद जब महादेव का क्रोध कम हुआ तो फिर अपने गौन को, मतलब जो अपने उनके जो दूत थे, उनको बोलता है कि जाओ सृष्टि का निर्माण करने का आदेश दिया। मतलब कि अपने गौन को क्या किया, अब सृष्टि का निर्माण करो, ठीक है। तो महादेव ने कुछ मिट्टी को लेकर पहले उसे पृथ्वी का फिर निर्माण किया, ठीक है। जो नष्ट किए थे उस पृथ्वी को, उसको पुनः पृथ्वी का निर्माण किया और नाव पर जो दोनों पति पत्नी को देखकर उन्हें संतान को जन्म देने का आदेश दिया। और जब दोनों को देखें, ये दोनों जो पति पत्नी थे, तो उनको आदेश दिए कि अब तुम लोग जो है संतान का जन्म दो। इसके साथ ही महादेव ने अनेक प्रकार का अस्त्र वस्तु बनाकर उन्हें नदी में बहा दिया, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के औजार टूल्स बनाए और उसको नदी में बहा दिया। उन लोगों को, जो पति पत्नी थे, उन लोगों को हल मिल गया, ठीक है। उनको क्या मिला, हल मिला, और खेती करने वाले हो गए, ठीक है। जिनको हल मिला वो, मतलब ये जो लोग थे, हल मिला
और एक खेती बाड़ी करने लगे। उस्तरा प्राप्त करने वाले नाई बन गए, जो उस्तरा मिला वो नाई बन गए, जबकि करगा प्राप्त करने वाले लोग जुलाहा बन गए। और जो धनुष बाण मिला वो जंगल में जाकर शिकार करने लगे। इसी प्रकार से संतानों से कमार जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अर्थात जो कमार जनजाति है, ये कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति इसी तरह से मानते हैं कि हम लोग जो था बसे। और पढ़ने और सुनने में यह एक काल्पनिक कथा है, लेकिन ये जो है जनजातियों की एक गाथा है, कहानी है, जिसको लोगों को सुनाकर और अपनी उत्पत्ति का आधार बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये यहाँ पर लोक कथाएं। ठीक है, लोक कथाएं मतलब जो सामान्य लोग होते हैं, जो जनरली व्यक्ति होते हैं, वो लोग कथा के माध्यम से जो है अपनी आदिवासी कलाकृति संस्कृति के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें तो जो गीत गाते हैं उस गीत में भी जो है हमें एक कथा मिलता है, कहानी की तरह मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि सहायता से लोग अपनी संस्कृति के संबंध उपयोगी शिक्षा देते हैं, मतलब अपनी कहानी के द्वारा जो है शिक्षा देते हैं दूसरे को कि हमारे द्वारा जो है हम लोग के द्वारा इस तरह से अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं। छोटी छोटी कहानी के रूप में होती है। सामान्य सामाजिक मूल्यों के सीख भी दी जाती है। और क्रूर रानी द्वारा राजा से मनमाने काम करने वाले दुष्परिणाम और जादुई उपकरण तथा नायक द्वारा अपराजित हो जाने की दशा, एक पशु द्वारा मनुष्य की वार्ता, खेती। ठीक है, मतलब जो छोटी छोटी कहानियां होती है ना, उस कहानियों के द्वारा जो है हम देखें तो लोक कथाएं जनजातियों में मिलता है हमें देखने के लिए। ठीक है, एक आत्मा का चिड़िया, किसी आत्मा द्वारा एक चिड़िया, पशु पेड़ के रूप में व्यक्तियों का जीवन सफल। ठीक है, ऐसी कथाओं के द्वारा जो है जनजाति अपनी बातों को जो है दूसरे को सुनाते हैं और वो जीवित रहता है। अर्थात एक किसान अपने खेत में चूहे, यहाँ पे भी जो है एक स्टोरी दिया हुआ है कि एक जो किसान रहता है, ठीक है, वो उसके खेत में चूहा लग जाता है और उस चूहे को मारने के लिए जाता है। तो जो क्या होता है, चूहा होता है वो कहता है कि मुझे मत मारो, हम तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे छोड़ देता है चूहा, और जो खेत होता है उस खेत में हम देखें तो बहुत अधिक उसकी फसल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, लोमड़ी उसके, तो उस किसान को बताता है कि तुम्हारा जो खेत है ये लोमड़ी समाप्त कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है। तो वहाँ पे जो है उस लोमड़ी को पकड़ने में हेल्प करता है कौन, मूस, और उस मूस को चूहे को धन्यवाद करता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी फसल जो है बच गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कहानियां होती है जिसको द्वारा लोगों को सुनाकर और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अर्थात जनजातियों में बहुत सारे कहानी हमें देखने को मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो है आज हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया, जो जनजातियों का समाज सांस्कृतिक परिदेश है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जनजातियों में नातेदारी। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से मस्त पढ़िए ध्यान लगाकर, और कोशिश कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार सुने ताकि आपको सब याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।